नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। ईरान में जो हो रहा है उसी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी। अभय जी, जिस तरीके से अमेरिका लगातार बयान दे रहा है और कह रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को ईरान में कुचला गया तो मैं मदद के लिए पहुंच जाऊंगा, तो ये अमेरिका मदद करना चाह रहा है या जो देश, जो कंट्री अपनी अंदर की स्थिति से उलझी हुई है उसका फायदा उठाना चाह रहा है? क्योंकि हाल ही में हमने वेनेजुएला देखा, अब ईरान और कल को नजर ग्रीनलैंड पर भी है। देखिए, दरअसल इसका जवाब जो है वो कई सेगमेंट्स में उसको हम समझ सकते हैं। पहला, एक जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को समझें। अमेरिका और ईरान में ऐतिहासिक तौर पर रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। हम लोग उसके ऊपर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि ये इक्वेशन सेट कैसे होता है। अमेरिका क्यों कहता है कि अगर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दबाया गया, उनके खिलाफ हिंसा हुई तो हम पहुंच जाएंगे। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं। दरअसल एक तो वर्चस्व की लड़ाई है इस रीजन में। ईरान पिछली सदी से ही अमेरिका की पकड़ में आता नहीं है। वो 1953 का वाकया थोड़ा सा हम लोग उसको समझ लें कि कैसे अमेरिका ने एक डेमोक्रेटिकली जो चुनी गई सरकार थी उसको हटा के अपने पपेट को वहाँ बिठा दिया था। बिल्कुल। उसके बाद फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद अमेरिका का खेल वहाँ से बिगड़ गया। तो एक तो ये है, और ईरान को दबाकर अमेरिका जो है वो इजराइल की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहता है और अपने जो उसके सहयोगी देश हैं जैसे सऊदी अरब है उसकी भी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। एक ये है जो वहाँ जियोपॉलिटिकल सेंस में इस बात को हम लोग कह सकते हैं। अब इधर की परिस्थितियाँ इस करके बिगड़ी कि जब परमाणु कार्यक्रम ईरान लेकर सामने आया अपना, तो उसके ऊपर तमाम तरीके के सैंक्शंस लगा दिए गए। उसके बाद जो आर्थिक स्थिति ईरान की वो थोड़ी कमज़ोर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसी चीज़ों को भड़काया जा रहा है। और अगर ईरान में प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं तो ये मेरी समझ से तो ये वहाँ का इंटरनल मसला है। वहाँ की सरकार समझे, वहाँ के लोग समझें। हर एक जगह पर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का अधिकार होता है, मांग करने का अधिकार होता है, लोग करें अपना। अमेरिका निश्चित तौर पर इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, क्योंकि आपने 1953 का जिक्र किया जब अपना पपेट अमेरिका ने बिठाया था और उस टाइम पे रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे थे पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से। उसके बाद 1979 का आप जिक्र करते हुए बोल रहे हैं कि इस्लामिक क्रांति हुई। आज भी वो प्रदर्शन हम समझे कि वो इस्लामिक क्रांति है, क्योंकि मीडिया में तो यही चल रहा है कि इस्लामिक क्रांति की वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि उस वक्त जब 1953 की सिचुएशन थी तो लोगों का वहाँ पे कहना था कि अमेरिका के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो पदस्थ कर दिया था उन्हें और अपदस्थ, माफ कीजिएगा, कर दिया था। लेकिन अब दोबारा जब ये सिचुएशन आ गई है खामेनी के सत्ता में रहने के बाद, तो कह रहे हैं कि इस्लाम को इतना कट्टर बना दिया गया है कि लोग वहाँ पर भड़क पड़े हैं, चाहे वो 2022 का एग्जाम्पल हो। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। ये जो वेस्टर्न मीडिया है ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जी। और उस नैरेटिव के जरिए कई बातें सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि वहाँ के लोग त्रस्त हैं वहाँ के शासन से, वो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, और उसके पीछे पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि इस्लामिक कानूनों को बहुत ज़्यादा कठोरता से लागू किया जा रहा है, इसलिए लोग वहाँ पर नाराज़ हैं। अगर ये बात 80, 85, 1980, 85, 90 तक होती तो भी मैं मान लेता कि चलो शाह के वक्त में जिस तरीके से लिबरल तरीके से सोसाइटी थी वहाँ पर, और उसका इस्लामिक क्रांति हुई, तो अगर उसके खिलाफ लोग तुरंत ही होते तो ये माना जा सकता था कि एकदम से सख्ती आ गई तो लोगों को पच नहीं रहा है। अब आप देखिए कि 1979 से लेकर तकरीबन 50 साल हो गए, 29 में 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो एक जनरेशन पूरी बदल चुकी है। उसमें जो उस लिबरल सोसाइटी में रही होगी वो उसमें बहुत सारे लोग बूढ़े हो गए, उम्र दराज हो गए, तो उनमें क्रांति करने की संभावना और ताकत नहीं है। ये सड़कों पर जो लोग उतरे हैं वो युवा हैं, तो निश्चित तौर पर वो इस्लामिक कानून सख्ती से लागू हो रहा है, इसके खिलाफ वो लोग नहीं उतर रहे हैं। तो ये नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जा रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दो सवाल हैं। एक,
अगर ये सत्ता बदल जाती है जो कि खामेनेई की है, पहला तो यही कि आपको लगता है कि वो बदल जाएगी या नहीं, दूसरा अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को ईरान से क्या चाहिए, ऐसा क्या ईरान में है जो वो पीछे पड़ा हुआ है? दो तीन बातें हैं उसमें। एक तो जो ईरान का अभी समझिए, एक ऐतिहासिक संदर्भों में हमने देखा, और उस समय जो लड़ाई थी अमेरिका की ईरान से, मतलब वो लड़ाई थी तेल को लेकर, ईंधन को लेकर। क्योंकि 1953 में इसलिए तख्ता पलट किया गया था कि मोहम्मद मोसादिक जो थे जी। उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जितना जो तेल है, पेट्रोलियम भंडार है उसका। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर कोई भी सरकार की अनुमति के बिना कोई भी वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नहीं निकाल पाएगा। जी। तो इस वजह से अब अमेरिका के पास ये स्कोप नहीं था, हाँ। और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के बाद ये स्कोप नहीं था कि वो तेल वहाँ से इंडिपेंडेंटली प्राइवेट कंपनीज से खरीद सकें। तो इसलिए अब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वहाँ पर उस सत्ता को बदल दिया जाए जिन्होंने इन सारे एसेट्स को अपना उसका नेशनलाइजेशन कर दिया है। जी। और अभी के सिचुएशन में ये समझिए कि अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति आ जाती है तो पूरे मिडिल ईस्ट में होड़ मच जाएगी न्यूक्लियर पावर बनने की, क्योंकि वो भी कई खेमों में बटा हुआ है। एक सीधे समझें तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को लेकर तनातनी तो रहती है, और ईरान से समर्थित सीरिया में, लेबनान में अलग अलग आतंकी गुट भी हैं। तो इन सब को ईरान की तरफ से समर्थन दिया जाता है, हिजबुल्लाह को, हमास को। अमेरिका का कहना है कि ऐसे में वहाँ पर परमाणु हथियारों की होड़ मच जाएगी और वहाँ पर स्थिरता हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो है कि अमेरिका खुद को गार्जियन घोषित करके ऐसे कदम उठाता है। अब हम लोग डिस्कस इसीलिए करें कि अमेरिकन नीति में ट्रम्प के बाद ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो सवालों के घेरे में है, लेकिन वो उठाते हैं सवाल ईरान के ऊपर। ईरान अगर न्यूक्लियर पावर स्टेट बन जाता है तो जो अमेरिका के सहयोगी दो देश हैं उसमें, और खासकर इजराइल, बिल्कुल उसके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा। और अभी भी जो अमेरिका जब भी जैसे ही बोल रहा है कि हम ईरान पर हमला करेंगे, तो ईरान ये भी बोल रहा है कि, और अंदाज भी लगा रहे हैं इंटरनल एक्सपर्ट्स कि वो तुरंत इसराइल पर हमला करेगा। और अभी पिछले साल जो दोनों के बीच में लंबी लड़ाई चली और जिसमें नतांज जो है उनका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर साइट, उसके ऊपर अमेरिका ने हमला भी किया मिडनाइट हैमर के थ्रू। तो इसमें उस लड़ाई में ईरान ने एक चीज़ तो दिखा दिया कि हमारे जो रॉकेट्स हैं वो आयरन डोम को पेनिट्रेट कर जा रहे हैं और इसराइल के ऊपर पहुंच जा रहे हैं। कई शहरों को उन्होंने नुकसान भी बहुत भारी पहुंचाया। तो उनका ये भी कहना है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम इनके ऊपर हमला कर देंगे और वो इसराइल को तबाह कर देगा। तो ये सारे इक्वेशंस हैं जिसमें अमेरिका इसलिए धमकियां देता है। दो चीज़ें कि एक तो पहले से ही चला रहा है मामला पेट्रोलियम इसका, दूसरा जियोपॉलिटिकल इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, और उसी के अंतर्गत अमेरिका चाहता है कि हमारे जो दोस्त स्टेट्स हैं उनकी सुरक्षा होती रहे। अब ईरान के साथ में रशिया देखते हैं हम हैं, चाइना देखते हैं हम हैं, और रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से पीछे जब ये स्थिति बिगड़ी थी एक बार पहले भी अमेरिका के साथ ईरान की, तब भी कहा था कि कलर रिवॉल्यूशन देने का कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो, जबकि ये बात सच नहीं है। एक ये खामेनेई की सत्ता के बारे में भी आपने जिक्र किया था, तो ये भी आपको क्या लगता है कि बदल जाएगी उनकी सत्ता? देखिए, दो सत्ता कहीं कैसे बदलती है। एक तो ये कि इतनी अलोकप्रिय हो जाए सरकार कि लोगों के बीच में लोग उसको बिल्कुल नापसंद करने लगे, तो जो पूरी की पूरी जनता सड़कों पर उतर आती है। एक तो वो परिस्थिति बनती है, वो वैसी दिखाई नहीं देती ईरान में, क्योंकि ठीक है एक वर्ग है, कहीं पर असंतुष्ट लोग रहते ही हैं। अगर चुनाव कराया जाए जैसे भारत जैसी डेमोक्रेसी में 40 से 45% वोट भी जिसको आ जाते हैं, वो पूरे देश में शासन करने के लिए अधिकृत है वो। और जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, उनको उनकी पॉलिसीज़ को लाइक नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये ऑप्शन बेटर होता है, ये ऑप्शन कम बेटर है। उसी तरीके से ठीक है कि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है ईरान में, लेकिन जब इतने दिनों से सत्ता चल रही है खामेनेई की, उसके प्रति लोगों की नाराज़गी हो सकती है। इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है तो कहीं भी लोग नाराज़ होते हैं। एक सेक्शन सोसाइटी का है वो सड़क पर आ भी गया, लेकिन अगर सारे के सारे लोग, मैं कहता हूँ 50% लोग भी अगर नाराज़ होते तो सत्ता बदलने पर
सत्ता बदल जाती, वो परिस्थितियाँ बन जाती। तो एक तो ये है कि उतने ज़्यादा लोग नाराज़ नहीं हैं, ठीक है, उपद्रव हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। दूसरी बात कि जो कहीं की सेना अगर सत्ता के खिलाफ हो जाती है तब सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो ईरान में जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो पूरी तरीके से खामेनी के साथ हैं, इसलिए वहाँ पर मुझको नहीं लगता है कि अमेरिका जो भी प्रयास कर ले अभी सत्ता बदलने वाली है, अभी सत्ता नहीं बदलने वाली है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। लगातार कई दिनों से यूएनएससी की बैठकें हो रही हैं, अमेरिका को लेकर मेरा ये सवाल है। एक तो लोगों में भ्रम है कि पहले अमेरिका ने खुद सैंक्शंस लगाए जिसकी वजह से ईरान में मारामारी हो गई है और अब खुद कह रहा है कि उन प्रदर्शनकारियों की मदद करने के लिए हम पहुंचेंगे। लेकिन वेनेजुएला में जो हुआ हमने देखा, ईरान को लेकर वो लगातार कहना कि मैं अब हमला कर दूंगा, आज भी 24 घंटे के अंदर हमले की खबर आई थी। एक ये भी सवाल है कि आपको लगता है कि अमेरिका जल्द हमला कर देगा ईरान पर? और उसके अलावा उसके बाद नजरें ग्रीनलैंड पर है, तो ये भी कोई दूर बात नहीं है कि कल को वो कह दे कि मुझे चिली या कोई साउथ अमेरिका का कोई देश या मिडिल ईस्ट में कहीं और। तो ये कितना सही है? अभी 3 दिन पहले ट्रंप ने बोला था कि मैं इंटरनेशनल लॉ नहीं मानता। ट्रंप चाहे जो भी कह लें कि मदद रास्ते में है और हम प्रदर्शनकारियों की मदद करने के लिए आ रहे हैं, मुझको नहीं लगता कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। क्योंकि अगर ईरान पर वो हमला कर देंगे तो जैसा मैंने पहले कहा, अमेरिकी सेना का सीधे तौर पर भले ही मुकाबला नहीं कर पाए ईरान, लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका के सहयोगी देशों को बर्बाद कर देगा वो। कहीं ना कहीं से उसको अपना गुस्सा वो निकालेगा जी। और कहीं से भी अभी किसी भी फोरम पर ईरान के स्टेटमेंट में कहीं नरमी नहीं दिख रही है और वो सीधे आमने सामने दो हाथ करने के मूड में है। ट्रंप की नीति रही है दबाव बनाने की, और वेनेजुएला जैसा कमज़ोर, वो उतनी कमज़ोर स्थिति ईरान की है नहीं, और एक डिस्टेंस भी है। ठीक है कि उसके पास उतनी शक्ति है, उतने आधुनिक हथियार हैं उसके पास कि वहाँ से भी निशाना साध सकता है, वहाँ से अपने फाइटर जेट्स भेज सकता है, जैसे कि उसके न्यूक्लियर साइट नातांज पर हमले के दौरान किया गया था, नातांज और फोर्डो में। तो इन सारी बातों के होते हुए भी मुझको नहीं लगता कि अमेरिका सारे अपने इक्वेशंस को अगर जांचेगा तो कहीं भी उसके लिए फ़ायदे का सौदा होगा कि वो ईरान पर हमला कर दे। वो अभी देखिए ट्रंप का एक और स्टेटमेंट कल आया था जिसमें ट्रंप ने कहा कि जानकारी मिली है कि वहाँ पर अब प्रदर्शनकारियों पर उस तरीके से जो शासन है वहाँ का सत्ता उस तरीके से रिएक्ट कर रही है उनके ऊपर। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर इस तरीके से चीज़ें शांत हो जाती है तो हम हमला नहीं करेंगे। ये ट्रंप का स्टाइल है, वो बार्गेन करने के लिए इस तरीके प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वन लाइनर समझें कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, मुझको नहीं लगता है कि ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। जी, तो देखिए हम लगातार ये न्यूज़ आपको बता भी रहे थे और अमेरिका के जो बयान आ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी का जो कहना था वो आपने सुना, लेकिन अब आने वाले वक्त में ही ये साफ होगा कि क्या स्थिति ईरान की रहती है। क्योंकि हाल ही में खबर आई है ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दाग दी हैं इजराइल पर और ईरान बाज नहीं आ रहा है, तो अमेरिका क्या रुख अपनाता है वो देखना होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। नमस्कार।